तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा स्वस्थ है, मस्त है तथा खिलखिलाते हुए अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस यही मेरी मनोकामना है। तो आज हम आप सबके सामने समक्ष हो चुके हैं, बल्कि डिजिटल तरीके से ही, लेकिन एक नई कविता लेकर, जिसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर, जिसे जीवनानंद दास ने लिखा है। हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, घबराइए नहीं बच्चों। पर इस कविता के बाद, क्योंकि कविता जो इंटरेस्टिंग, जो मजा आएगा, वो आप हर किसी के पास ये शेयर कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। ये जो कविता है ना, वो पश्चिम बंगाल का है। बंगाल, रविंद्र टैगोर जिन्हें हम सब जानते हैं, मतलब उन्हें कौन नहीं जानता है। उनके बाद ये जो कवि है जीवनानंद दास जी, वो भी एक बंगाल प्रेमी रहे हैं। उनको बंगाल से अति प्रेम रहा है। चलिए देखते हैं कि इन्होंने अपने बंगाल के बारे में क्या लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। इस कविता का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। ये कहते हैं मैं लौट कर आऊंगा फिर। अब चलिए कविता पढ़ते हैं। खेत है जहाँ धान की, जैसे हमें आप सबको पता है कि बंगाल में बहुत ज्यादा धान उगती है। बहती नदी है बे ऑफ बंगाल, बहुत सारी नदियां जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वहां पे बहती हुई नदियां हैं। खेत है जहाँ धान की, बहती नदी है। खेत के नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर। ये जो नदी है, ये जो नदी बह रही है, उसके किनारे वो फिर आएंगे लौट कर। वो कहते हैं एक दिन बंगाल में, देखिए बंगाल का नाम भी आ गया, बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब शायद मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन में मनुष्य लिया हूं, फिर बंगाल में आऊंगा तो शायद मैं मनुष्य ना रहूं। होऊंगा अबाबिल, ये एक प्रकार की चिड़िया है, ठीक है, पंछी है, या फिर कौवा, काला कौवा होऊंगा। ये कहते हैं कि उस जन्म में शायद मैं मनुष्य बन के ना आऊं, लेकिन हो सकता है कि मैं अबाबिल बन के आऊं या कौवा बन के आऊं। उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जौ। ये जो जौ होता है, कैसे मैं बताऊं, अच्छा रुकिए एक मिनट, मेरी भी ड्राइंग कुछ का अच्छी है, ऐसा नहीं। ये जो जौ है, ये जो धान का जौ जो फूटेगा उस पे, ठीक है, कुहड़े के पालने से कटहल की छाया तक, कटहल से जो छाया थी वहां तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। वहां तक मैं आऊंगा एक दिन, फिर लौट कर वो बंगाल में आना चाहते हैं, चाहे कोई भी भेष हो, कोई भी कौवा हो, अबाबिल हो, लेकिन आना चाहते हैं वो बंगाल में ही। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का हंस बन के, घुंघरू लाल पैरों में, पैर में शायद लाल घुंघरू हो, तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में। हंस क्या करता है, पानी में बस तैरता रहता है। सेकेंड, हाँ, हंस क्या करता है, दिन भर बस पानी में तैरता रहता है। वैसे ही कह रहा है कि मैं किसी किशोरी का हंस बन के आऊंगा, पैर लाल घूर, पर मैं दिन भर पानी में तैरता रहूंगा, ठीक है। गंध जहां होगी ही भरी घास की, वहां गंध आएगी, हरी भरी घास की खुशबुओं का गंध आएगा। आऊंगा मैं आऊंगा। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, जो बंगाल में नदियां हैं, जो मैदान है, वो उन्हें बुलाएंगे। मैं आऊंगा, ठीक है, जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। अच्छा देते हैं, जैसे पानी आता है तो यहाँ घास फूस रहता है, तो उसे बार बार पानी ऐसे ऐसे आते जाते रहते हैं, वैसे ही भी कहते हैं कि मैं वो घास बन के आऊंगा, जैसे पानी बार बार धोता रहता है। जो नदियां हैं बंगाल की, जो पावन नदियां हैं, वो उसे जो धोती रहती हैं, मैं वो बन के आऊंगा, लेकिन आऊंगा मैं बंगाल में ही। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घसीली जमीन पर फेंकेंगे मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। ये कहते हैं कि तुम देखोगे शाम के समय कि कोई उल्लू उड़ रहा है। इनका अर्थ है यहाँ पे, इनका तात्पर्य है यहाँ पे कि वो उल्लू मैं रहूंगा, ठीक है। सुनोगे कपास, मैं कपास के पेड़ पे बैठ के, कपास काफी बंगाल में उगते हैं, तो ये एक प्रकार का फैब्रिक होता है, आप समझ रहे हैं, वस्त्र बनाने वाला। तो उस पर मेरी आवाज सुनोगे, बोली सुनोगे, ठीक है। और जो बच्चे होंगे घसीली जमीन पर, जो जमीन होगी उस पर उबले हुए, जैसे हम लोग देखते हैं चिड़िया को देखते हैं, उल्लू को देखते हैं, तो कोई भी चिड़िया पंछी को देखते हैं तो हम लोग चावल फेंकते हैं ताकि वो बिल ले खा ले। बच्चे नादान होते हैं, ये सब हरकत करते हैं। ये काफी अच्छी बात है, ये हरकत नहीं है, हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि उबले हुए वो चावल थोड़ा सा फेंकेंगे। देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में, नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में, देखना। अब जो रंगीन बादल होते हैं
उसके बीच में ये सारस एक पंछी, जैसे पंछी का जो झुंड होता है उस टाइप का, सारसा पंछी का झुंड, उसमें उन्हीं वो बोलते हैं कि मैं उसी पंछी के बीच में कहीं ना कहीं होऊंगा, ठीक है, देखना मैं आऊंगा। बस इतना ही था ये कविता। हाँ, तो देखो कितना मस्त कविता लिखे हैं। जैसे हमें बिहार की भूमि से बहुत प्रेम है, हम बिहारी हैं, हम प्राउडली कह सकते हैं, क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी, ये प्रूफ करना है इस वाले एग्जाम में, बता देना कि एक बिहारी सब पर भारी। तो वैसे ही इनको अपने बंगाल से बहुत प्रेम था। ये बोलते हैं हम किशोरी का हंस बनके, घास बनके, कौवा बनके, सरसा बनके, अबाबिल बनके, किसी भी रूप में मैं उसी जमीन का हो जाना चाहती हूँ, मैं बंगाल का हो जाना चाहती हूँ, मैं बंगाल का रटना चाहती हूँ। बंगाल मेरी अति प्रिय भूमि है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे गांव को हम कभी नहीं छोड़ सकते, वैसे ही जीवनानंद राज कहते हैं मैं बंगाल को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। जैसे हम मम्मी के से जाते हैं तो बोलते हैं मैं मम्मी लौट कर आऊंगा, अब से कहना है लौट कर आऊंगा, फिर तुम देखना मम्मी, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हमें, जब हम घर से जाते हैं तो हमें कितना लगाव रहता है, हम बोलते हैं हम लौट कर आएंगे, ठीक है। वैसे ही जीवनानंद दास जी बोलते हैं मैं अगर मनुष्य अगले जीवन की ये बात करते हैं कि अगर उस जीवन में मुझे मनुष्य ना मिले, ये सारा रूप भी मिले, तो मैं बंगाल में ही आना चाहती हूँ। बंगाल का नदी जितना पावन है उस नदी में हंस बनकर आना चाहती हूँ, मैदानों के घास बन के आना चाहती हूँ, किनारे पर कपास का पेड़ बन के आना चाहती हूँ, उल्लू बन के आना चाहता हूँ, पर आना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ बंगाल में। चलिए पहले हम लेखक परिचय अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, जीवनानंद दास जी, ये रहे हमारे जीवनानंद दास जी, जिनके बंगाल की भूमि से बड़ा प्रेम था। बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म बहुत प्रसिद्ध है। इनका जन्म हुआ 1899 ईस्वी में। रविंद्रनाथ के बाद बंगाल साहित्य में, जो बंगाल का साहित्य था उसमें आधुनिक काव्य आंदोलन का जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक कवि जीवनानंद दास जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद कौन से सबसे मौलिक और प्रभावशाली जिनकी लेखक थी, वो जीवनानंद दास जी की थी। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदवादी काव्य, जो वो स्वच्छंदवादी लिखते थे, वो एक इन लोग के सामने चुनौती जैसी थी, ठीक है। स्वच्छंदवाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इन लोगों के लिए, जो कविया थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा इनको चैलेंज दे दिया था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही, सबसे आगे वाली भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविताओं में स्वर दिया। इन्होंने बंगाल में पूरी बंगाल की एनर्जी आ गई थी, उनको बंगाल से इतना प्रेम हो गया था कि अपनी कविताओं में जो भी स्वर था वो सिर्फ बंगाल का दिए थे। उन्होंने भाषा, भाव, दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि के प्रतिष्ठित किया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन हो गया। कितने साल की उम्र में? 55 साल की उम्र में। हाँ, कितने साल की उम्र में? 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास की निधन हुआ। मर्मात्मक दुर्घटना, एक मिनट बच्चों, हाँ, इनका जो मौत होता कैसे होता? मर्मात्मक दुर्घटना से हुआ सन 1954 में, ठीक है, ये याद रखना। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। कितने काव्य संकलन? 6, याद रखना। मरने तक उनके कितने हुए थे? सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। झड़ा पलक, चलिए याद कर लेते हैं। झड़ा पलक, धूसर पांडुलिपि, वनमाला सेन, महापृथ्वी, सताटी तारा, तिमिर और जीवनानंद दास दाशेर श्रेष्ठ कविता। इनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बंगाल, बेला अबेला कालबेला, मानविहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए हैं। ये जो कविताएं हैं ये हाईलाइट एकदम कर लीजिएगा कि जो मृत्यु के बाद इनके ये सारे जो काव्य संकलन है ये सब इनकी मृत्यु के बाद हुए हैं, निधन के बाद प्रकाशित हुए। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानी और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए थे। उनके निधन के बाद जीते जी वो ये सब नहीं देख पाए थे। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता का प्रबुद्ध आलोचनात्मक द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। ये जो कविता है वो रविंद्रनाथ का जो युग था उसमें उसकी जो श्रेष्ठ प्रेम कविताएं की जगह दी गई है, उसमें वो सारी कविताएं, ठीक है।
इसके रविंद्रनाथ युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविताओं की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः यह कविता बहुयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा याद रखिएगा, वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1952-6 में। ये याद कर लीजिएगा बच्चों, मैं हाईलाइट करवा दे रही हूँ, आप बुक में प्लीज कर लीजिएगा। यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा, ये किसके द्वारा प्रकाशित है? एकदम याद, रट लीजिएगा, मैं तो कहती हूँ रट ही लीजिएगा। जिसमें दिया होगा भाषांतरण किसने किया वो रट लीजिएगा। भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहु प्रचारित कविता है। सबसे प्रिय जो कविताएं होती हैं वो कविता में कवि को अपनी मातृभूमि तथा परिवेश के उत्कट प्रेम अभिव्यक्त होता है। वो जो अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करते हैं ये दिखता है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में संकोलित रूप से कविता में विन्यस्त है। तो अलग अलग तरीकों से बंगाल यहाँ पे प्रस्तुत है। कितने सुंदर नदियां हैं, मैदान हैं, ये सारी चीजें, कपास का पेड़, वो अलग अलग रूप में उन्होंने उस बंगाल को एक कविताओं में ला के रखा है। इस नस्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने के लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिना के रूप में सामने आती है। इस जीवन के बाद भी वो बंगाल में आना चाहते हैं, चाहे किसी भी रूप में। ये जो कविता है, ये जो उनकी प्रिय कविता है, क्यों? क्योंकि वो बताते हैं, वो अंदर से ये चीज फील करते हैं कि मैं फिर बंगाल में आना चाहती हूँ, बस उसे एक चीज उतार दिया। हमको भी, आपको भी, सबको अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम रहती है, बहुत प्रेम रहती है। तो वैसे ही जीवनानंद दास को भी बहुत प्रेम था। उन्होंने बोला कि मैं चाहे कोई भी रूप मुझे दे दो, जरूरी नहीं कि मनुष्य का रूप, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद मैं मनुष्य नहीं हूँगा अगले जन्म में, पर फिर भी मुझे सिर्फ और सिर्फ बंगाल चाहिए। मुझे वो बंगाल की पावन भूमि चाहिए। ऐसी थी ये कुछ कविताएं। चलते तब तक मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग को समझ आया होगा कि जैसे मैंने पढ़ाया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझते होंगे, पढ़ते होंगे, क्वेश्चन आंसर बनाते होंगे। टेलीग्राम का लिंक तो है ही आप लोग के पास, भेजते भी होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एक नया, एक और तिरंगी सा कविता ढूंढ के लाते हैं। तब तक आप रहिएगा इसी चैनल से जुड़े हुए। उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा मुस्कुराते हुए अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। और मैं भी आप लोग से कहना चाहती हूँ, लौट कर आऊंगी फिर एक नई कविताओं लेकर। तब तक मिलते हैं आपसे।